हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज के इस एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे। जो हम पिछले उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जो BEE के बारे में था कि ये जो BEE जो गवर्नमेंट का जो एक इदारा था वो किस तरह से काम करता है, बेसिकली ये हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में जाना था कि जो BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी जो इंस्टीट्यूट है वो 3 लेवल पे काम करता है बेसिकली। तो पहला क्या था कि पहले वो सेंटर को अपनी रिकमेंडेशन देता है और जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं उनके लिए, और फिर स्टेट में फिर था कि और इन सब के बावजूद भी अगर उन गाइडलाइंस को जो भी फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टीज का भी प्रावधान था उसमें। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे इसने क्या क्या काम करने थे। पहले तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। सूचित उपकरणों व साधनों के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों को विशिष्टीकृत करना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो मशीनरी है और जो हम रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हिसाब से उनको स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा स्टार रेटिंग जो सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, 2 स्टार अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 3 स्टार रेफ्रिजरेटर भी आता है और 4 स्टार भी आता है और 5 स्टार भी आता है। जो जिसमें बेसिकली जो स्टार जो रेटिंग सिस्टम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वहाँ पे जो उस प्रोडक्ट की एनर्जी इफ़िशियंसी है उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिसके पायनर स्टार जो सिस्टम है एनर्जी इफ़िशियंसी के बारे में, इसके अजय माथुर शायद इसके पायनियर समझे जाते हैं इंडिया में। और तो स्टार रेटिंग का मतलब वो ये है कि कौन सा ये तो कहने का मतलब ये था कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी है तो उसको ये सेट करना है कि किस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो टूल्स हैं, सारी मशीनरी है, उनकी एनर्जी इफ़िशियंसी क्या है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, और जब हमने ये एक लिस्ट हमने तैयार कर ली और हमने क्लासिफाई कर दिया रिसोर्सेज को, जो हमारे उपकरण हैं, तो उन पे लेबलिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया, वहाँ पे ज़रूरी कर दिया गया कि आपको पहले से ही जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कंज्यूमर को बताना होता है कि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी किस लेवल की है। तो ये जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो इंस्टीट्यूट था उसके ये जो सेंटर लेवल पे हम काम का जो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल न होने वाले उपकरणों के निर्माण, बिक्री, आयात व निर्यात पर रोक लगाना। तो 30 पॉइंट का क्या मतलब है कि जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, जो और
ब्यूरो ऑफ इफिशिएंसी इंस्टीट्यूट ने एनर्जी इफिशिएंसी ने जो सेट किए हुए हैं, जो उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे उन सारी जो उपकरण हैं उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए ये रिकमेंड करता है। तो इसी ऑर्डर में हमने देखा, जो हमने अगर आप देखा होगा, जो टू व्हीलर में एक जो एनर्जी इफिशिएंसी का जो एक स्टैंडर्ड था वो BS के नाम से चलता था। तो किस तरह से गवर्नमेंट ने BS5 BS4 जो सिस्टम था उस पर रोक लगा दी, और BS6 एक नया एक जो कैटेगरी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, जो पिछले से कहीं ज़्यादा इफ़िशिएंसी थी। तो हमने BS4 पे पूरी तरह से रोक लगा दी, क्योंकि जो एक तो उनका जो एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट था और उसकी इफ़िशिएंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो क्या करना है कि जो टूल्स वगैरह जो हैं, उपकरण इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं एनर्जी एफिशिएंसी के, तो उनको पूरी तरह से रोक लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट जो टूल्स हैं, मशीनरी है, उस पर फोकस करना है। और फोर्थ पॉइंट गैस क्या है, जो डेजिग्नेटेड उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपयोग नियम मानक निर्धारित करना। डेजिग्नेटेड उपभोक्ता का मतलब है कि हमने एक डेटा अपना डेटाबेस तैयार किया हुआ है कि सपोज करने की ये एरिया एक अगर सपोज करने कोई दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसमें सारी ही इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई होंगी। तो इन ऐसे, और हमने उनके लिए, उस इंडस्ट्री के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होंगी, कुछ ना कुछ सर्विस अपनी दे रही होंगी। तो उनके लिए हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड और रेगुलेशन सेट करना है कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन के इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ऐसे ही गाइस स्टेट लेवल पे भी ये लोग काम करते हैं, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यानी एक आध पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कंसल्टेंसी सेवाओं को प्रोत्साहित करना तथा उपभोक्ताओं में ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना। स्टेट लेवल पे क्या करना है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी की जो कंसल्टेंसी होती हैं, जो सर्विस अपनी प्रोवाइड करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि जो पब्लिक है वो इस बारे में अवेयर हो सके कि एनर्जी एफिशिएंसी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम एक अपनी दुनिया का एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो हमें अभी फ़िलहाल में कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, जिनके ऑर्डर में एनर्जी एफिशिएंसी भी इस तरह का एक कदम है। वरना क्या होगा, रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले टाइम में जो सर्वाइवल का भी एक मसला पैदा हो सकता है। हमने पिछली क्लास में पेनल्टीज़ की भी बात की थी। अगर जो ये इदारे हैं, जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हो गए या फिर दूसरे, अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन पे पेनल्टीज़ भी लगा सकते हैं। अब ये था गाइस जो हमने प्रीवियस क्लास का थोड़ा बहुत हम जो डिस्कस कर रहे थे।
अब देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला गया, एक संशोधन 8 मार्च 2010 को, जिसमें जो 2001 का जो एक्ट था एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, उसमें कुछ संशोधन था। देखें, 9 तरह के संशोधन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। देखें, अब इसका चौथा पॉइंट जो है, अधिनियम के तहत सरकार वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जारी कर सकती है, जिसका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट या 600 किलोवाट है। तो ये जो हमारे कमर्शियल जो बिल्डिंग है, उनका जो लोड होगा वो कितना तय किया गया, 500 से लेकर 600 तक। और पहला इसमें क्या है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को ऊर्जा दक्षता के मापदंडों और मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू कराने का अधिकार देता है। और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के मानदंडों और मानक उपकरणों तथा इमारतों के निर्माण के लिए भी निर्धारित किए जाएं। अधिनियम राज्य सरकारों को इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू कराने का अधिकार देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2000 का एक जो एक्ट है, वो आपको बाय फोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जैसा, जैसे हम कानून को जैसे लागू, जो हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा कानून को लागू कराया जाता है, तो इसी सेम ऐसे ही जो इस एक्ट के जो प्रावधान है एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, वो भी ये इदारा खुद मुख्तार होता है कि वो पैरामीटर्स आपसे लागू करवाए जो इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी के लिहाज से सेट किए हुए हैं। चलें अब कुछ 2000 जो एक्ट है 2001 का एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अंश हैं, और फिर मानक तथा लेवलिंग पढ़ेंगे। उसके बाद इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के जो महत्वपूर्ण अंश थे उनको ज़रा हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योगों, संस्थापित एवं व्यावसायिक भवनों के निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में सूचित करना। तो गाइस, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है और जो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उनको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अवेयर करना, इसका एक इम्पोर्टेंट अहम पॉइंट था। लोगों को इस बारे में बताया जा सके कि ये ऊर्जा संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियंस इस बारे में उनको एहसास ही नहीं होता कि जो हम कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, वो हमें किस जानिब ले जा रहा है और कितना हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, पानी का बेतहाशा लोग बहाते रहते हैं, सबमर्सिबल की नई एक होड़ सी लगी हुई है, कौन कितना ज़्यादा पानी बर्बाद कर ले। तो इसलिए वहाँ पे उनको ज़रूरी था इस बारे में उनको एहसास दिलाया जा सके कि आप के जो प्रेजेंट के जो आपकी जो
लाइफ स्टाइल है, ये आने वाली आपकी नस्लों को बर्बाद कर सकती है। और दूसरा पॉइंट देखें, जो डेजिग्नेटेड नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के मापदंडों और मानकों का निर्धारित करना चाहिए। नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के तो कहने का मतलब है कि जो नामित हमारे कंज्यूमर हैं, उनको अपने यहाँ जो वो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में चाहिए जो BEE ने जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं, वो अपने यहाँ भी प्रैक्टिकली उस चीज़ को लागू करें और उन्हीं नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स पे काम करवाएं। इसी तरह से देखें, समस्त उपयंत्रों और उपकरणों का ऊर्जा खपत के मानकों को चस्पा कर देना चाहिए। देखें, चस्पा करने का क्या मतलब है कि जो हमारे उपकरण और यंत्र हैं, वो उनका जिस तरह से वो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने जो स्टार जो सिस्टम है लेवलिंग की जो बात की, वही बात इस पॉइंट में बोल रहा है कि जो हमारे मशीनरी है, जो भी चीज़ है, वो एनर्जी लेवल क्या है उसके बारे में उस पर लेवल उसका रहना चाहिए। जैसे कि रेफ्रिजरेटर के गेट पे ही आपने देखा होगा मोस्टली स्टार की रेटिंग का एक लेवल लगा होता है। 4 स्टार है, कोई 3 स्टार है, 5 स्टार है, 5 स्टार तक है भी, जिसमें माना गया है कि जो 5 स्टार है वो फ़िलहाल के हिसाब से मोस्ट एनर्जी एफिशिएंसी रखता है। तो वहाँ पे लेबलिंग ज़रूर होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये टूल्स क्या इसका एनर्जी का कंजम्पशन है। ऐसे ही प्रत्यक्ष नामित उपभोक्ताओं के लिए दक्ष ऊर्जा उपयोग हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करना चाहिए। प्रत्यक्ष नामित ऊर्जा हाँ, तो इस माइंड में कहने का मतलब ये है कि जो इस फील्ड के जो हमारे डिजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं, उनको जो एक्सपर्ट हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जो मालूमात रखते हैं, तो उनके जो मैनेजर हैं, उनको एज ए एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजर के तौर पे अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को श्योर कर सकें कि जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, उनको फॉलो किया जा रहा है प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसायिक भवनों के प्रत्यक्ष मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के आदेश को मानना चाहिए। तो गाइस, इस पॉइंट का ये है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग है और हमने जो बिल्डिंग कोड सेट कर रखे हैं, और वो किस बेस पे होते हैं, कई उनके बेसिस होते हैं, और जिनमें एक एनर्जी एफिशिएंसी भी एक पॉइंट रखा जाता है। तो इन लोग को चाहिए कि उसी जो कोड है हमारा बिल्डिंग कोड, उसी को फॉलो करते हुए अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह और उनका रख रखाव उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है, अभी हालांकि इसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया, देखते हैं फिर भी क्या इन्होंने लिखा हुआ है। मानक तथा लेबलिंग। मानक तथा लेबलिंग एक ही चीज़ है।
कि जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो अभी जो स्टार रेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसी के बारे में चीज़ है कि जो हमने स्टैंडर्ड तय किए हुए एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, उनकी लेवलिंग होना चाहिए। तो देखें अब ये क्या बोल रहे हैं, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्टार रेटिंग योजना को माननीय पावर मंत्री द्वारा, पावर मंत्री सही है भाई, द्वारा मई 2006 को लागू किया गया। ये योजना फिलहाल में निम्न उपकरणों पर लागू होती है। अब यहाँ पे जो कुछ उपकरण हैं जो लेवलिंग का सिस्टम है, वो कौन कौन से उपकरणों पर लागू होता है, वहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। एक तो है हमारा कमरा वातानुकूलन, कहने का मतलब है एसी, एसी पर भी, और ऐसे ही फैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, वॉशिंग मशीन, डीजल जनरेटर सेट, पानी का पंप, पानी हीटर। तो ये कुछ है जो हाउस होल्ड या अप्लायंसेस हैं मोस्टली इसमें से, जिन पे स्टार रेटिंग लिखी रहना चाहिए। स्टार रेटिंग से मतलब किसी भी उपकरण की ऊर्जा दक्षता से है, सही है। ये 5 बिंदु पैमाना है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो इसकी ऊर्जा खपत कम होगी तथा बचत अधिक होगी। BEE के 1 जनवरी 2018 से भारत में बनने वाले एसी या बिकने वाले एसी के लिए नई स्टार रेटिंग की शुरुआत की है। इस प्रणाली को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात या ISER कहते हैं। ये कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी एसी हैं उनके लिए 2018 से एक नया एनर्जी इफ़िशियंसी का जो सिस्टम लाया गया है उसका क्या नाम है। तो उसको आप देख सकते हैं ISER कह सकते हैं इसको। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। चलें अब क्या है, ज़्यादातर BEE के स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, जैसे एसी। फिर से वही पॉइंट है, कोई नई चीज़ नहीं है। स्टार रेटिंग के साथ हमें साल भर में उपकरण द्वारा खपत करने वाली ऊर्जा का अनुमान पता चलता है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम कोई भी इनमें से जो स्टार रेटिंग का सिस्टम है, ऐसा कोई अप्लायंसेस लेके आते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही एक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि जो अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी ईयरली कंज्यूम करने वाला है, और इसी तरह से हम देख भी सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी अपनी चेक कर सकते हैं। तो पावर खपत बराबर 1 विद्युत यूनिट। BEE ने स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से इसे ISER मान में देना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के साथ ISER मान 5 से बढ़कर 4.5 हो गया है। इसका मतलब अब जिन एसी का मान 3.1 से कम है उन्हें भारत में ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तो अब गाइस यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं कि कौन से किस लेवल के जो एसी हैं उनको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने
अलाउ नहीं किया है कि उस लेवल से नीचे के जो एसी हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट BEE ने अलाउ नहीं की है। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो गाइज इस तरह से हमारा ये जो दूसरा यूनिट था एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हमने आज समाप्त कर लिया। और आपने जाना होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया था। तो गाइज अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या है और हम उसको अब गाइज ये है हमारा एक, देखते हैं क्या है, विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मोटर। इनके बारे में अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो मोटर सिस्टम है ये किस तरह से एनर्जी को यूज़ करते हैं और क्या क्या उनके इफ़िशेंसी के बारे में, और जो ट्रांसफ़र में कौन कौन सी टेक्निक्स इसकी यूज़ हो रही हैं। ये इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग रहा है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो पता नहीं हो रहा है।